हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आज हम करेंगे काव्य शास्त्र। ठीक है, थ्योरी क्लास के अंतर्गत ही काव्य शास्त्र हम करेंगे और ये भी हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है उसमें से ये करेंगे। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। फिर पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य। ठीक है, जो भारतीय काव्य शास्त्र है और उसके अंतर्गत जो संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य है उनको हम पहले देख लेंगे। उनका समय है, उनके ग्रंथ है, कौन कौन से हैं, इनको हम करेंगे भाई। जो भरत मुनि है, ठीक है, इनको देखते हैं। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। ठीक है, भरत मुनि को क्या है, संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय स्थिति माना है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आगे है, आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, पंचम वेद किसको कहा जाता है, तो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। और किसने कहा है, भरत मुनि ने कहा है भाई। नाट्य शास्त्र में 36 तो अध्याय है तथा लगभग 5000 श्लोक है। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण माने हैं, 10 दोष और 4 अलंकार। 4 अलंकार के अंतर्गत यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक की इन्होंने मीमांसा की है भाई। नाट्य शास्त्र के षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी। कितनी मानी है भाई, 8 मानी है, ध्यान रखना है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ठीक है, भरत मुनि हमारे हो गए हैं। जो इनसे काफी महत्वपूर्ण था वो हमने कर लिया। प्रमाणिक बुक से में से हम करने लग रहे हैं। प्रमाणिक बुक है भाई, जिसमें से मैं आपको करवाने लग रही हूँ भामा। अब भामा जी के विषय में पढ़ते हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा का समय षष्ठ स्थिति का पूर्वाध निश्चित किया है। भामा कश्मीर के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम रकील गोमी था। सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में विस्तृत किया है। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। तो भामा जी का ग्रंथ कौन सा, काव्य अलंकार, और ये 6 परिच्छेदों में है भाई। भामा के काव्य अलंकार में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका हम देख लेते हैं। तो परिच्छेद है और विषय है भाई। प्रथम परिच्छेद, इसके अंदर क्या है, इसमें क्या कुछ है, क्या विषय है इसका, तो काव्य के साधन है, लक्षण तथा भेदों का निरूपण किया गया है। द्वितीय या तृतीय में अलंकार निरूपण है। चतुर्थ में 10 दोष निरूपण विषय इसमें। पंचम में न्याय विरोधी दोष निरूपण है। षष्ठ में शब्द शुद्धि निरूपण है भाई। आगे भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित है, देख लेते हैं। शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना। क्या भी, शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना। शब्दार्थो सहित तो काव्यम, काफी बार पूछी गई परिभाषा है इनकी। भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों का वर्णन। और 3 गुण कौन कौन से, माधुर्य, ओज तथा प्रसाद है। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानना। ठीक है, 10 विध काव्य दोषों का विवेचन करना। रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन भाई। ठीक है, जो भामा इन्होंने रीति को नहीं माना बल्कि क्या है, काव्य गुणों का विवेचन किया है। ध्यान रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं ये पॉइंट। आगे है दंडी जी, इनके विषय में देख लेते हैं। आचार्य दंडी का समय सप्तम शती का स्वीकार किया गया है। ये दक्षिण भारत के निवासी के थे। कहाँ के, दक्षिण भारत के थे भी दंडी जी। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंधित है तथा काव्य दर्श नामक महनीय महन मह महनीय काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना भी इन्होंने ही की है। काव्य दर्श में 4 परिच्छेद है तथा लगभग 650 श्लोक है। काव्य दर्श में कितने, 4 तो परिच्छेद है और लगभग 650 श्लोक का ध्यान रखना है। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया।
दंडी के काव्य दरस में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका देख लेते हैं। परिच्छेद और विषय निरूपण। प्रथम परिच्छेद में भाई काव्य लक्षण है, भेद है, रीत तथा गुण का विवेचन किया है। द्वितीय परिच्छेद में अर्थालंकार निरूपण है। तृतीय में शब्दालंकार निरूपण है, विशेषता यमक का है। चतुर्थ में 10 विध काव्य दोषों का विवेचन किया है भाई दंडी जी ने। आगे है आचार्य बलदेव उपाध्याय दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है वामन। वामन जी के विषय में देखते हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है। इनका समय विद्वानों ने 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना है। वामन कश्मीर नरेश जयापीड़ के मंत्री थे। आचार्य वामन ने काव्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है। किसमें की है भाई? सूत्रों में की है। काव्य अलंकार सूत्र नाम का इनका ग्रंथ है और उसकी रचना सूत्रों में की है तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। काव्य अलंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 है। कितनी है? सूत्रों की संख्या 319 है तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित है। देखते हैं कौन कौन से हैं इनके काव्य सिद्धांत। रीति को काव्य की आत्मा मानना, रीति रात्मा काव्यस्य। गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली इन तीनों रीतियों की कल्पना करना। 10 प्रकार के गुणों, शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा मानना। वक्रोक्ति को क्या माना इन्होंने? सादृश्य मूलक लक्षणा माना है। समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच माना है। किसने? वामन जी ने। अब उद्भट के विषय में देख लेते हैं। उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य थे। इनका समय 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयापीड़ का सभा पंडित माना है। आचार्य उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है। तो उद्भट का ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार सार संग्रह। आगे है उद्भट के विशिष्ट सिद्धांत निम्नलिखित है। देख लेते हैं। अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना। श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के 2 प्रकार की है, शब्द श्लेष तथा अर्थ श्लेष की कल्पना तथा दोनों को अर्थ अलंकार में ही परिगणित किया है। ठीक है। अर्थ के 2 भेदों की कल्पना, वैचारिक सुस्त तथा अवैचारिक रमणीय। काव्य गुणों को संघटना का धर्म मानना। रुद्रट जी हैं, इनके विषय में देखते हैं। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 9वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। रुद्रट की रचना का नाम काव्य अलंकार था। इस ग्रंथ में 16 अध्याय तथा कुल 734 श्लोक हैं। आगे है संभवतः रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 भागों में बांटा है। ठीक है। कितने भागों में बांटा है? रुद्रट ने 4 भागों में बांटा है। ठीक है। अलंकारों को वास्तव, उपमेय, अतिशय और सलेस। आगे है आनंदवर्धन जी के विषय में देख लेते हैं। आनंदवर्धन कश्मीर के राजा अवनति वर्मा के सभा पंडित तथा इनका 9वीं सदी का उत्तरार्ध जन्म माना जाता है। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? ध्वन्यालोक है। इसमें 4 उद्योग यानी अध्याय हैं जो मूलतः कारिकाएं यानी सूत्र की व्याख्या है। अभिनव गुप्त के विषय में देख लेते हैं। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया गया है। अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त था तथा वे चुकुलक के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम विमलका था भी। क्या भी? विमलका था। अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंदुराज और भट्ट तोत को गुरु मानकर किया है। अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित ग्रंथों की टीकाएं लिखी है। तो देख लेते हैं क्योंकि इनकी टीका पेपर में पूछी जाती है। मूल ग्रंथ, लेखक और टीका। नाट्य शास्त्र भरतमुनि का है। ठीक है। अभिनव गुप्त ने इस पर टीका लिखी है अभिनव भारती। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। ठीक है। फिर अभिनव गुप्त ने टीका लिखी है ध्वन्यालोक लोचन। काव्य कौतुक भट्ट तोत का है। इस पर अभिनव गुप्त ने टीका लिखी है काव्य कौतुकम विवरण। आगे है
अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की है। काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछी भी गई है अभिनव गुप्त जी की रचना। यह ग्रंथ रतन तंत्र शास्त्र का विश्वकोश है। किसका भाई? यह ग्रंथ जो रतन तंत्र शास्त्र है उसका विश्वकोश है भाई तंत्रालोक। आगे है कुंतक। कुंतक के विषय में देखते हैं। कुंतक कश्मीर के निवासी थे तथा इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक जी हैं। कुंतक का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। आगे है कुंतक की प्रसिद्ध कृति वक्रोक्ति जीवितम 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका एवं वृत्ति से सम्मिलित ग्रंथ है। तो कुंतक जी का ग्रंथ कौन सा है? वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। धनंजय के विषय में देख लेते हैं। धनंजय धारा नरेश मुंज राज के सभा पंडित है तथा इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे तथा 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की थी। धनंजय का ग्रंथ का क्या नाम था? 10 रूपक। धनंजय के 10 रूपक में 4 प्रकाश है तथा लगभग 300 कारिकाएं हैं। धनंजय के भ्राता धनिक ने 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखी है। ठीक है, अवलोक नाम से टीका। ठीक है, धनंजय के ही भाई थे यानी भ्राता धनिक, उन्होंने 10 रूपक की टीका लिखी है अवलोक नाम से। महिम भट्ट, इनको देख लेते हैं इसी प्रकार से। महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्री धैर्य तथा गुरु का नाम श्यामल था भी। महिम भट्ट का समय 11वीं सदी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की है। व्यक्ति विवेक 3 विवर्षों में है यानी अध्याय में विभक्त है भाई। भोजराज जी को देख लेते हैं। भोजराज जी धारा प्रदेश के राजा थे। इनका समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण तथा सिंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी। काफी महत्वपूर्ण, काफी बार पूछा गया। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? भोजराज की है। सिंगार प्रकाश किसकी है? भोजराज जी की रचना रहेगी। मम्मट के विषय में देख लेते हैं। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ तथा इनके पिता का नाम केयट था। मम्मट का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की थी। जो काव्य प्रकाश है ध्वनि विरोधी ग्रंथ है और किसका? मम्मट का है। इसमें कुल 10 उल्लास या अध्याय हैं। शिवेंद्र को देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। कश्मीर निवासी शिवेंद्र का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। शिवेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आता है पेपर में, औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो शिवेंद्र है। शिवेंद्र के शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। ठीक है, कौन थे? अभिनव गुप्त थे। शिवेंद्र ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना भी की है। ये भाई शिवेंद्र के ग्रंथ है, 4 है और काफी महत्वपूर्ण है। कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक और दशावतार चरित्र शिवेंद्र के है, ये ध्यान रखना है। रुय्यक, इनको देख लेते हैं। कश्मीर निवासी रुय्यक के पिता का नाम राजानक तिलक था। राजानक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक नाम से टीका लिखी है। रुय्यक का समय 12वीं सदी का पूर्वार्ध था तथा ये महाकवि काव्य गुरु थे, मनक के काव्य गुरु थे। रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना की है। तो अलंकार सर्वस्व ग्रंथ किसका है? रुय्यक का रहेगा। शोभाकार मित्र, इनके विषय में देख लेते हैं। शोभाकार मित्र का समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध था। ये कश्मीर निवासी त्रिशवर के मित्र के पुत्र थे। शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की है। हेमचंद्र के विषय में देख लेते हैं। हेमचंद्र गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे भाई तथा काव्य अनुशासन नामक ग्रंथ का प्रणयन किया था इन्होंने। काव्य अनुशासन नामक ग्रंथ का प्रणयन किया था। हेमचंद्र जी के 2 शिष्य थे, रामचंद्र था गुणचंद्र। इन्होंने दोनों ने मिलकर नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की थी सम्मिलित रूप से। रामचंद्र को प्रबंध शतककर्ता की उपाधि से भी मंडित किया गया था। आगे है भाई शारदा तन्य। शारदा तन्य का समय 13वीं सदी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता तथा ये कश्मीर के निवासी थे। शारदा तन्य ने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की है। किसका? भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? शारदा तन्य ने। इसमें 10 अधिकार यानी अध्याय हैं। जयदेव के विषय में देख लेते हैं। जयदेव मिथिला के निवासी थे तथा इनका समय 13वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में
पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात थे। कौन भाई? जयदेव। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में तो पीयूष वर्ष के नाम से है और न्याय के क्षेत्र में पक्षधर के नाम से विख्यात है भाई जयदेव। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना 10 मयूखों तथा 35 अनुष्ठुप श्लोकों में की है। तो चंद्रालोक किसका ग्रंथ है? जयदेव का है भाई। आगे है विश्वनाथ कविराज। विश्वनाथ कविराज उत्कल यानी उड़ीसा के राजा के सांदीप विग्रही थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। विश्वनाथ का समय 14वीं सदी का पूर्वाज स्वीकार किया गया है। इनका समय आपको अच्छे प्रकार से ध्यान रखना, क्योंकि मिलान में भी पूछा जा सकता है, क्रम लगाने के लिए भी पूछा जा सकता है और भाई सिंपल क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जा सकता है। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों अध्याय में साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की भी रचना की है। ठीक है, विश्वनाथ जी का ग्रंथ है साहित्य दर्पण। विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की है। किसकी? एकावली नामक ग्रंथ की रचना किसने की? विद्याधर ने। विद्याधर का समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। विद्यानाथ जी के विषय में देख लेते हैं। विद्यानाथ दक्षिणी भारत के काकतीय नरेश प्रतापरुद्र के दरबार में रहते थे। इनका समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। विद्यानाथ ने प्रतापरुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना 9 प्रकरणों में की है। तो जो विद्यानाथ जी हैं, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? प्रतापरुद्र यशोभूषण। आगे है अप्पय दीक्षित। इनके विषय में देख लेते हैं। अप्पय दीक्षित दक्षिणी भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं सदी का अंतिम चरण माना जाता है। अप्पय दीक्षित ने वृत्ति वर्तिक, चित्र मीमांसा और कुवल्यानंद नामक ग्रंथ की रचना की है। इनके 3 ग्रंथ बताए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। पंडित राज जगन्नाथ जात्या आंध्र ब्राह्मण थे तथा पैद भट्ट के पुत्र थे। इनका समय 17वीं सदी का प्रथम चरण माना जाता है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की थी। काफी महत्वपूर्ण है भाई ये। ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर काफी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। आगे है काव्य लक्षण। ठीक है, ये करेंगे। जितने भी आचार्य थे उनके विषय में हमने कर लिया है। अब काव्य लक्षण करेंगे। ठीक है, संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्य 3 आधारों पर किया है। ठीक है, काव्य में संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्य 3 आधार पर किया है, जो निम्न है। शब्द और अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर और रस और ध्वनि के आधार पर भाई। तो शब्द के आधार पर देख लेते हैं आचार्य और उनके काव्य लक्षण है। ये पेपर में पूछे जाते हैं देख। ठीक है, परिभाषा ही लगा लेते हैं। भामा शब्दार्थो सहितो काव्यम। रुद्रट ननु शब्दार्थो काव्यम। वामन काव्य शब्द अर्थ गुणालंकार संस्कृतो शब्दार्थ वर्तते। कुंतक शब्दार्थो सहित वकर कवि व्यापक शालिनी। वंदे व्यवस्थितो काव्य तदिवदा हद कारणी। आगे देख लेते हैं। मम्मट जी का है, काफी बार पूछा गया है इनका, ये आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। तद दोषो शब्दार्थो सुगुणावलंकृति पुनः कयापी। पुनः कयापी किसका है? मम्मट का है। वाग्भट का है साधु शब्दार्थ है संदर्भ गुणा अलंकार भूषितम सफुटी रीति रसोपतम काव्य कुवृत्ति कृत्य। आनंद वर्धन जी का है सहृदय, यह हृदय याद लादे शब्दार्थ मैं तत्व मेघ काव्य लक्षणम। ये किसका है? आनंद वर्धन का है। राजशेखर का है गुणवद लकृत्य वाक्यम काव्यम। विद्याधर का है शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ वपुर पुस्तवातहम काव्यम। क्षेमेंद्र का है काव्य विशिष्ट शब्दार्थ है सही साहित्य सदलकृति। ये क्षेमेंद्र का है। अब शब्द के आधार पर देख लेते हैं। ये किसके आधार पर था? ये अर्थ के आधार पर था, है ना, शब्दार्थ के आधार पे था। सॉरी भाई, शब्दार्थ के आधार पे था। ठीक है, अब शब्द के आधार पर देखते हैं। आचार्य और काव्य लक्षण शब्द के आधार पे है। आचार्य और काव्य लक्षण भाई। दंडी इनका देख लेते हैं। शरीरम तब दृष्टार्थ वक्षिना पदावली। जयदेव का निर्दोष लक्षणवती चरित्र गुण
विभूषा, सालंकार, रसानेक, वृत्ति वाक्याम, काव्यम नाम वाक्य है। जगन्नाथ का है रमणीयात प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। काफी बार पेपर में पूछा गया है, रमणीयात प्रतिपादक है। आगे रस और ध्वनि के आधार पर काव्य और काव्य लक्षण, आचार्य और काव्य लक्षण। विश्वनाथ का वाक्य रसात्मक काव्य, काफी बार पूछा गया भी। भोजराज का है निर्दोष गुणवत काव्यम अलंकार कार्यरक अलंकार कृतम। रसान्विति कवि ही कुर्वनम कीर्ति प्रीति च विदंती। ये मध्यकालीन हिंदी कवियों ने भी निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं, ये देख लेते हैं भाई। आचार्य हैं और काव्य लक्षण केशव दास ने लिखा है काव्य लक्षण भाई। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस व्रत भूषण विनु न विराजिए कविता विनीता मत। ये केशव दास जी ने लिखा काव्य लक्षण। श्रीपति ने यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन कविता बनीता छवि नहीं रस बिन तदिप परवीन। चिंतामणि ने लिखा है सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। कुलपति मिश्र ने लिखा दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अलप अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। सुरती मिश्र जी का है वर्णन मनोरंजन जहां रीति अलौकिक होई निपुण कर्म कवि जो जूती ही काव्य कहत सब कोई। कवि देव का है सब जीव तिहि अर्थ मन रस में सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। ये कवि देव जी का है भी काव्य लक्षण। सोमनाथ जी का देख लेते हैं सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कही शूद्र। भिखारी दास जी का देख लेते हैं रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे करुपता। तो देखते हैं आधुनिक युग के हिंदी आचार्य व कवियों के निम्नलिखित काव्य लक्षण देख लेते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, काफी महत्वपूर्ण है। किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है भाई। आगे है कविता ही मनुष्य के हृदय में सवार संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है। आगे है काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। ये किसी ने कहा? नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। आगे है काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक स्वमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल्य चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। जयशंकर प्रसाद जी का कथन है भाई। आगे है कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और यह चित्र इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावना किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती है। काफी महत्वपूर्ण है भाई। ये सभी महादेव वर्मा जी का कथन ये रहेगा। अगला क्वेश्चन आगे है भाई कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। काफी महत्वपूर्ण है। किसका कथन है? सुमित्रानंदन पंत का है। ये कोटेशन पेपर में पूछी जाते हैं, तो प्लीज आप इसको अच्छी प्रकार से करना। आगे है रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदों में विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। पाश्चात्य विद्वानों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं, ये भी देख लेते हैं। पोइट्री इज आर्टिकुलेटेड म्यूजिक, ये ड्रैगन ने कहा है। पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, ये कोलरिज ने कहा है भाई। ठीक है, आगे क्या आप पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको दे दूंगी। काव्य हेतु देख लेते हैं। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण।
ठीक है। हेतु शब्द का अर्थ है हेतुना कारणम, ठीक है, अर्थात हेतु कारण को कहते हैं। अतः काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण। क्या भी? काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारक कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। बाबू गुलाब राय के शब्दों में हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। देख लेते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। 3 भेद कौन कौन से हैं हेतु के? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इनमें प्रतिभा सर्व प्रमुख काव्य है। जो प्रतिभा है ये सबसे प्रमुख काव्य हेतु है, जिसे कवित्व का बीज माना जाता है। आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सर्जन का मूल हेतु माना है भाई। ठीक है, ध्यान रखने योग्य बात है, आप याद रख लेना। ये देख लेते हैं, इनकी परिभाषा है गुरु उपदेशार्थ हेतु शास्त्र जड़ दियो उत्पल्यन पल्यम काव्य तु जायतु जातु कैश्चिति प्रतिभावत है। आगे आचार्य दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान तथा सुदृढ़ अभ्यास को संयुक्त रूप में काव्य सर्जन का हेतु माना है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका संस्कृत रूप है। नैसर्गिक च प्रतिभा, शुद्ध च बहु निर्मलम अमंदा शचाची योगाभ्यास है कारणम काव्य संपद है। ठीक है, आचार्य वामन ने भाई, जो आचार्य वामन है, इन्होंने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आचार्य वामन ने किया है। इन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्ण का काव्यांग यानी काव्य हेतु स्वीकार किया है। ठीक है, लोको विद्या प्रकीर्ण से काव्यांग यानी आचार्य वामन का लोक से तात्पर्य है लोक व्यवहार विद्या के अंतर्गत उन्होंने शब्द शास्त्र, अभिधान, कोश, छंद शास्त्र, कला, काम शास्त्र तथा दंड नीति को लिया है। स्पष्ट विद्या से उनका अर्थ व्युत्पत्ति है। पर किरण के अंतर्गत उन्होंने लक्ष्यगतव यानी काव्य परिचय, अभियोग, काव्य रचना का उद्योग, वृद्ध सेवा, प्रतिभा और अवधान का मतलब चित्त की एकाग्रता को लिया है। वस्तुतः वामन प्रतिभा को ही काव्य सर्जन का मूल मानते हैं। काव्य सर्जन का मूल किसने माना है? मूल हेतु किसने माना है? तो वामन ने माना है भाई, प्रतिभा को ही। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रही इसकी परिभाषा। कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्व बीजम। आगे है आचार्य रुद्रट ने शक्ति यानी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु मानते हुए कहा है काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों स्थान पाते हैं। उन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है। तो प्रतिभा को शक्ति किसने कहा? तो रुद्रट ने कहा है। तथा इसके 2 भेद किए हैं। कौन कौन से? सहजा और उत्पाघा। उत्पाधा सहजा नैसर्गिक शक्ति है तथा उत्पाधा व्युत्पत्ति शक्ति है। आचार्य मम्मट ने शक्ति, निरूपणता तथा अभ्यास को संयुक्त रूप में हेतु स्वीकार किया है। वे शक्ति, निरूपणता तथा अभ्यास को, ठीक है, इन्होंने हेतु स्वीकार किया है मम्मट ने। शक्ति, निरूपणता लोक शास्त्र काव्य वेक्षणात है काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास इति हेतु सतत दुर्भवे। जयदेव ने चंद्रालोक में कहा है। ठीक है, चंद्रालोक जयदेव की रचना है। शुद्ध यानी व्युत्पत्ति, अभ्यास सहित प्रतिभा ही कविता का हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है। पंडित राज जगन्नाथ ने व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु न मानकर प्रतिभा का हेतु स्वीकार किया है। उनका कहना है काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है। तो कवि में रहने वाली प्रतिभा किसने माना है? पंडित राज जगन्नाथ ने माना है। तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा। प्रतिभा काव्य हेतुओं में प्रतिभा का स्थान सर्वप्रिय है। प्रतिभा नित्य नवीन उद्भावना करने वाली मानसिक शक्ति है। भट्टतोत ने नए नए भाव के उन्मेषण से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। प्रज्ञा नव
नवोन्मेषण शालिनी प्रतिभा बिंदु। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम कहा है। तो प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के दो रूप किए हैं, काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन से? कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा कहते हैं, सहृदय का उपकार करने वाली प्रतिभा को भावयत्री प्रतिभा कहते हैं। पूछा जाता है भाई राजशेखर ने प्रतिभा के कौन से दो भेद किए हैं? तो कार्यत्री और भावयत्री, ध्यान रखना है। आचार्य वाग्भट ने लिखा है, प्रश्न पदावली नए नए अर्थों तथा उक्तियों का उद्बोधन करने वाली कवि की स्फुरणशील सर्वतोमुखी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रतिभा को क्या कहा है? अंतःकरण की उद्भावित क्रिया। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे जो कथन है, फैक्ट है, पेपर में पूछे जाते हैं। आगे है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ है बहुज्ञता या बहुज्ञता। बहुज्ञता व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता या प्रगाढ़ पांडित्य। राजशेखर ने लिखा है, उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है। उचिता अनुचित विवेक का व्युत्पत्ति। अभ्यास काव्य रचना के लिए निष्ठापूर्वक बार बार किए जाने वाले प्रयत्नों की अखंड श्रृंखला ही अभ्यास है। राजशेखर के अनुसार निरंतर प्रयास करते रहने को ही अभ्यास कहते हैं। भाई काव्य प्रयोजन देख लेते हैं। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। ठीक है, प्रयोजन किसको कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। काव्य रचना का उद्देश्य काव्य प्रयोजन कहलाता है। वस्तुतः काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अनंतर प्राप्त होने वाले लाभ। आचार्यों ने निम्नलिखित काव्य प्रयोजन बताए हैं, देख लेते हैं भाई। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। आचार्य और काव्य प्रयोजन, तो भरत मुनि ने भी कौन कौन से काव्य प्रयोजन बताए हैं? धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि वृद्धि, लोक उपदेश, दक्षता, चरम, विश्रांति और प्राप्ति भी। भामा ने चतुर्वर्ग, फल प्राप्ति, कीर्ति, सकल कला, ज्ञान, प्रीति, ये भामा ने बताया। दंडी ने लोक व्युत्पत्ति बताया है काव्य प्रयोजन। वामन ने कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन बताया। रुद्रट ने धर्म, कीर्ति, अंतोपश्यम, अर्थ, सुख प्राप्ति को बताया है। आनंदवर्धन ने विनय मुखीकरण प्रीति को बताया है। कुंतक ने चतुर्वर्ग, फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान और परमार्थ को क्या है? काव्य प्रयोजन बताया है भाई। महिम भट्ट ने रसमयक, सदुपदेश और परमार्थ को बताया है। अभिनव गुप्त ने चतुर्वर्ग, फल प्राप्ति, जाया समिति, उपदेश, परमानंद और यश को बताया है। भोज ने कृति और प्रीति को बताया है। मम्मट ने यश प्राप्ति, वृत्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर शक्ति यानी अमंगल का नाश, सघह पर निर्वृत्ति यानी तत्काल परमानंद की प्राप्ति, कांता समिति, उपदेश, ये मम्मट ने बताए हैं काव्य प्रयोजन भाई। आगे देखते हैं। हिंदी के आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन निम्नलिखित हैं। हिंदी के आचार्यों के अनुसार अब देखते हैं हम, तो देख लेते हैं। जस सम्मति आनंद अति दुरीतन डारे सोई, होत कवित ते चतुराई, जगत राम बस होई। ये कुलपति मिश्र ने कहा भाई काव्य प्रयोजन के विषय में। रहत घर न वर धाम धन, तरुवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। ये देव ने कहा है। कीर्ति वित विनोद अरु अति मंगल को देही, करे भलो उपदेश नित, वह कवित चित चेती। ये सोमनाथ ने कहा भाई। आगे है। एक लहे तप पुंजनह के फल जो तुलसी अरु सुर गोसाई, एक लहे बहु संपत्ति के सब भूषण जो बरबीर बढ़ाई। एक नह को जसी सो प्रयोजन, रस खानी रहीम की नाई, दास कविंतन है की चर्चा, बुद्धिवंतनम को सुख दे सब ठाई। ये भिखारी दास ने कहा भाई। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली क्षण
गुप्त ने कहा है काव्य प्रयोजन के विषय में भाई। आगे है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है भाई। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा काव्य प्रयोजन के विषय में। ठीक है, काव्य लक्षण भी हो गया, काव्य हेतु भी हो गया और काव्य प्रयोजन भी हो गया। अब है रस संपर्क। तो अभी इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त होती है। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें भाई। ठीक है, आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।